यू गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो आज हम लोग मैटर इन अवर सराउंडिंग के बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। टॉप 25 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है। और होता क्या है कि जब भी हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमारा जो रिवीजन होता है चैप्टर का पूरी तरीके से हो जाता है। और साथ में आपको एक चीज बता देती हूँ कि यार देखो, एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको जब उसके आंसर्स पे आप सही या गलत जो भी टिक मार्क करोगे उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वाला जो टॉपिक है वो आपका वीक होता है। तो टॉप 25 एमसीक्यूज मैंने इसीलिए चूज किए ताकि आपके हर एक टॉपिक और हर एक कॉन्सेप्ट के पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो रेडी हो गाइस? आई होप कि सारे स्टूडेंट्स रेडी है। एक चीज और मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है कि मैटर इन सराउंडिंग के जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसे तो हम लोग करेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 में। इसके बाद वाला जो टॉपिक आएगा या जो भी आपका लेक्चर आएगा उसमें मैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस को करवाऊंगी। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि इसके बाद चैप्टर नंबर जो मोशन है आपका वो वाला सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगी मैं। तो मुझे पहले ये बताइएगा कि इस लेक्चर के बाद आपको सीधे मोशन के न्यूमेरिकल्स चाहिए या इसी को हम आगे कंटिन्यू करें। जो भी आपका डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना ताकि उसके हिसाब से मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर प्रोवाइड करवाऊं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैम मोशन के न्यूमेरिकल हम लोग पहले कर ले तो हम लोग उसको पहले कर लेंगे, फिर बाद में हम दोनों के जो भी 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसको या तो मिक्स करके हम लोग पढ़ लेंगे या फिर अलग अलग पार्ट 1 पार्ट 2 में चैप्टर वाइज पढ़ लेंगे। तो जो भी आपका प्रॉब्लम होगा वो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा और इसको हम लोग फिर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करें। तो आपके टॉप 25 एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में है, व्हेन अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। ठीक है, यानी कि कोई भी लिक्विड स्टेट है आपके पास में, जस्ट एज्यूम कि वाटर को आप बॉईल कर रहे हो, तो जब वो बॉइलिंग करने के इनिशियल फेज में होता है, वो स्टार्ट करता है, तब जो भी आप हीट एनर्जी देते हो, जो भी फिर आप उसके बाद जो हीट एनर्जी देते हो वो कहाँ जाती है। क्वेश्चन यही है हमारे पास में। द फर्दर हीट एनर्जी विच इज सप्लाइड it is lost due to the surrounding as such may increase the temperature of the liquid, increase the kinetic energy of the liquid, it is absorbed as a latent heat of evaporation by the liquid। क्वेश्चन इजी है, मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ओके, तो क्या है इसका आंसर? सबसे पहली चीज हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जब भी कोई लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होती है तो हम सभी जान रहे हैं कि लिक्विड के पार्टिकल्स के जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ, मैं यहाँ पे लिक्विड कर देती हूँ, इट इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस। एम आई राइट? तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड है वो कम है किससे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस से। तो फंडा क्या है? फंडा ये है कि जब लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना चाहता है कोई भी हमारा स्टेट, तो सबसे पहली चीज हमें ये चीज पता है कि हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस के जो पार्टिकल्स है उतनी हीट हमको हमारे पार्टिकल्स में चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर लिक्विड के जो पार्टिकल्स है उनके पास में काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम है तो ऑफकोर्स उसको गैसियस फॉर्म में बनाने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी को और बढ़ाना पड़ेगा। अरे पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहे हैं, उनमें एनर्जी है, कौन सी? काइनेटिक, क्योंकि मूवमेंट के कारण काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यार लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी कम होती है रादर देन गैसेस, तो उतनी हमको जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स लिक्विड की जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, उससे ज्यादा हमें जरूरी है हमारे पार्टिकल्स में, तभी तो वो गैस में कन्वर्ट होगा। तो क्या होता है, तो इस टाइम पर जब आपके पास में लिक्विड फॉर्म है या वाटर जब बॉईल करना स्टार्ट करेगा, दैट मींस वो एक्स्ट्रा एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा ताकि गैस के पार्टिकल्स में जितनी एनर्जी होती है काइनेटिक उतनी उस वाटर के अंदर आ जाए और वो वेपर फॉर्म में बदल जाए। तो वेपर के अंदर जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी उसके पार्टिकल्स में, वही तो गैस के एनर्जी पार्टिकल्स के अंदर की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे वो क्या करता है, इसको एब्सॉर्ब करता है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने जब भी किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट किया है तो हमारे जो भी पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, वो एक्स्ट्रा हीट को एब्सॉर्ब कर लेते हैं ताकि उनकी जो पार्टिकल्स की एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाए और वो स्टेट को चेंज कर सके। एंड दैट्स व्हाई हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा कि इट इज लॉस्ट। नहीं, ये लॉस्ट तो नहीं होती है। दूसरा, मे इंक्रीज द टेम्परेचर, नो, टेम्परेचर
वहां पर कांस्टेंट हो जाता है। अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर को बॉईल करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पूरी तरीके से आपका वाटर का टेम्परेचर हो जाता है। और आप फिर कितनी भी हीट एनर्जी दो, आप कितनी भी नीचे से आग लगाओ भाई, कितना भी टेम्परेचर दो, क्या ये टेम्परेचर राइज होगा? नहीं, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स हो जाता है और उस टाइम आपकी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो दोनों तो गलत हो गए। मैं इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड, नो, पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज करने के लिए ये एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो इट इज एब्जॉर्ब्ड, यस इट इज एब्जॉर्ब्ड। तो जो भी यहाँ पर हम लोग हीट क्या, ये डेल्टा जो आप लोग ट्राइंगल देख रहे हो इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं, दैट मीन्स हीट। इसका मतलब क्या होता है? हीट। तो हीट एब्जॉर्ब्ड। तो जो भी हीट एब्जॉर्ब्ड होती है फ्रॉम चेंजिंग वन स्टेट टू अनदर, तब वहां पर इसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो इट इज एब्जॉर्ब्ड एज लेटेंट हीट ऑफ द इवोपरेशन बाय द लिक्विड। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो जिन बच्चों का 4th नंबर का आंसर बिल्कुल राइट था, मुबारक हो, आपने चैप्टर नंबर आपका जो फर्स्ट है बहुत अच्छे से कवर अप किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। द डेंसिटी ऑफ गैसेस कैन चेंज विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, प्रेशर ओनली, टेम्परेचर ओनली, प्रेशर एंड टेम्परेचर। कमेंट सेक्शन में जल्दी से जवाब दीजिए, टाइम कम है। 1 2 3 4 5, लेट्स डू इट। तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि द डेंसिटी ऑफ गैसेस कैन चेंज विद। तो यार डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी मतलब आपके पास में पर यूनिट जो भी आपके पास में मास है आपके पर यूनिट वॉल्यूम में, है ना, तो वो अगर चेंज होता है तो आपका डेंसिटी चेंज हो सकता है। तो डेंसिटी इज गिवन बाय D इज इक्वल्स टू मास पर वॉल्यूम, यही होता है m by v। तो m क्या होता है? m आपके पास में होता है मास और v इज स्टैंड फॉर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मतलब कि आपके पास में कितने वॉल्यूम में कितना मास है। तो अगर मैं बात कर रही हूं फॉर गैस, तो हम सभी जानते हैं गैस के लिए, मान लो मेरे पास में एक बर्तन है, एक छोटा सा बर्तन है, एक बर्तन है, मान लो मेरे पास में ना, ये देखो ये सिंपल सा एक एग्जांपल दे रही हूँ, मेरे पास में एक निविया का परफ्यूम है, मेरा फेवरेट है, ठीक है। तो अब इस परफ्यूम के अंदर क्या होगा? ये परफ्यूम है, क्या है? डिओड्रेंट है, सॉरी। तो डिओड्रेंट के अंदर क्या है? इसमें आपको पता है ढेर सारी जो गैस है उसको लिक्विडिफाई करके भरते हैं। आप लोग कभी भी किसी भी टाइप का डिओड्रेंट उठाइएगा या फिर आप किसी भी टाइप का परफ्यूम उठाइएगा, अगर उसकी बॉटल मेटेलिक है, यू विल फील कोल्डर देन अदर्स। इसके पीछे भी रीजन है, बताऊंगी मैं आपको कभी, मुझसे पूछना जरूर। तो यहाँ पे अगर ये मान लो गैस है, तो आपको पता है कि जब मैं इसको प्रेशर देती हूँ तो बाहर निकलता है, दिस इज योर प्रेशर। तो आपके पास में क्या हो रहा है कि ये प्रेशर के ऊपर तो डिपेंडेंट होता ही, प्रेशर बढ़ाने पर जो गैस की डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है। ऑफ कोर्स हमारे पास में, मैंने एक बर्तन बनाया, एक डब्बा है, इसके अंदर बहुत सारी गैस भरी हुई है और मैंने क्या किया? मैंने इसकी तरफ एक तरफ से प्रेशर अप्लाई किया। मैंने क्या किया? प्रेशर अप्लाइड किया। तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा? जो इसके पास में यहाँ पर नंबर ऑफ मास है पर यूनिट वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाएगा। यस, तो पर यूनिट वॉल्यूम में यहाँ पर मास इंक्रीज हो जाएगा तो डेंसिटी बढ़ जाती है। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया, अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा? अब सेम बर्तन है, मैंने टेम्परेचर यानी मान लो नीचे से यहाँ पे गैस जला दी, दिस इज व्हाट, दिस इज माई गैस। तो गैस स्टोव जलाया, तो ये जो पार्टिकल्स थे भाई, हमने क्या करा? इसको एक्स्ट्रा एनर्जी दी। गैस क्या कर रहा है? हीट एनर्जी दे रहा है इसको। ये डब्बे को क्या दे रहा है? वो हीट एनर्जी दे रहा है। तो हीट एनर्जी गिवन करने पर क्या हुआ? ये पार्टिकल्स भागेंगे, एक इधर भागेगा, एक उधर भागेगा, एक उधर भागेगा। तो पार्टिकल्स भाग रहे, इधर उधर भाग, इधर उधर भागेंगे। और जो भागने वाली जो चीज है, तो वही पार्टिकल्स में क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और इससे हम लोग क्या बोलते हैं कि टेम्परेचर राइज करने पर आपका जो भी डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तो ऑफकोर्स हमारे पास में जो डेंसिटी होता है वो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पर डिपेंडेंट होता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई एक सीमा नाम की लड़की है, कोई है क्या हमारे क्लास में सीमा नाम की लड़की? हाँ जी, कोई सीमा है क्या हमारे पास में? तो सीमा दीदी, चलिए देखते हैं क्या क्या बोल रही है दीदी। तो सीमा विजिटेड अ नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट, है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और बोल रही है कि टू डिस्कवर दैट द गैसेस कैन बी लिक्विडिफाइड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर and pressure. She shared her experience with her friends but got confused. Help her identify the right set of condition. दो चीजें हैं, right temperature and pressure. सब लोग ध्यान से सुनना। हमने ये समझा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाती है। दैट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ने पर इंक्रीज हो रही है। यस, एम आई राइट?
ये चीज तो कंफर्म है ना कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स की जो एनर्जी है भाई वो भागेंगे ना। तुमको एक कम बंदरे में, बिल्कुल बंद कमरे में भर दिया मैंने और तुम्हारे नीचे मैंने आग जला दिया, मुझे को बताओ क्या होगा? भाई तुम एक कमरे में बंद हो और सब लोग इधर उधर भागोगे, आग लगा दी, कमरे में टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या होगा? सब भागेगा, कोई इधर भागेगा कोई उधर भागेगा। तो भागने पर क्या होगा? मूवमेंट तेज होगा, और जब मूवमेंट तेज होता है तो पार्टिकल की क्या बढ़ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो दैट मींस कि टेम्परेचर राइज करने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो उस टाइम पर गैस को लिक्विड करने में बहुत परेशानी आएगी। मान लो तुम इधर से टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और प्रेशर लगा रहे हो, तो तुमको लगता है कि ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होने के कारण क्या तुम्हारे पास कोई भी गैस लिक्विड बन पाएगा? नहीं। तो हमको पहले टेम्परेचर को कांस्टेंट करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा लिक्विड बनाने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें टेम्परेचर को, पहली बात है कि टेम्परेचर जो है उसे क्या करना पड़ेगा? ये टेम्परेचर है उसे हमें पहले डिक्रीज करना पड़ेगा और प्रेशर को पहले फिर बढ़ाना पड़ेगा। तो जब तुमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी कम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज, जितना टेम्परेचर कम होगा काइनेटिक एनर्जी यानी के का वैल्यू भी डिक्रीज होगा। और जब के का वैल्यू डिक्रीज हुआ दैट मीन्स तुम्हारे पास में जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो पार्टिकल्स बहुत तेजी से पास। अब भाई सीधी बात है, तुम्हारे पास में जब तो पार्टिकल्स पहले इधर उधर भाग रहे थे, अब वो पार्टिकल क्या हो गए? अब वो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर डाउन करने पर कम हो गई, तो अब वो भागना बंद करेंगे। और जब उसमें प्रेशर हमने बढ़ा दिया तो क्या होगा जी? वो चिपक जाएंगे एक दूसरे से, है ना? आजा मेरा भाई। तो क्या लिखेंगे हम लोग? हाई टेम्परेचर न्यू, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहां तक सबको समझ में आया? थर्ड क्वेश्चन था हमारे पास में। नेक्स्ट वन, व्हाट इज मैटर? एकदम बेकार क्वेश्चन। एनीथिंग दैट हैज मास, anything that has volume, anything that has mass and volume and ठीक है? तो anything that has mass and volume and occupy space। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग सही टिक मार्क करना चाहते हो कि व्हाट इज मैटर, तो हम लोग क्या कहते हैं कि मैटर इज समथिंग जो क्या कर सकता है, जिसके पास में खुद का मास होता है और जिसका खुद का वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मतलब कि वो ऑक्यूपाई कर सकता है स्पेस। ऑफ कोर्स तो ये स्टेटमेंट मोर एक्यूरेट है देन दिस। हमने यही सीखा है मैटर क्या होता है, जिसके पास में मास है। ऑफ कोर्स मास का होना नीडेड है, और साथ में किसका नीडेड होना जरूरी है बच्चा? जिसका वॉल्यूम होता है। और वॉल्यूम क्या होता है आपके पास में? तो बेसिकली वॉल्यूम का मतलब है कि वो कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। चलो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 और 4। 5 सेकेंड है आपके पास में। 1 2 3 4 एंड 5। टाइम्स अप। तो भाई पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करते हैं? हमने क्या सीखा है? हम लोगों ने एक चीज सीखी है कि हमारे पास में अगर कोई पार्टिकल है, यहाँ पर मान लो तुम्हारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स है, तो हम लोगों ने एक चीज सीखी है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं तो आपके मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं एक अट्रैक्शन फोर्स से। किससे? एक अट्रैक्शन फोर्स से। और वो फोर्स जो होता है वो क्या कर रहा है? पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास में लाने की कोशिश करता है। दैट इज द ओनली रीजन ठोस जो होता है या सॉलिड्स जो होते हैं हमारे पास में, जैसे कि कोई भी लकड़ी होगी, पत्थर हो गया, मेटल हो गया, ये एक दूसरे के बहुत पास में पार्टिकल्स होने के कारण एक प्रॉपर पर्टिकुलर शेप में होता है। दैट मीन्स कि दे अट्रैक्ट्स ईच अदर। ऑप्शन नंबर 1, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड, अभी बताया थोड़ी देर पहले, डेंसिटी, वॉल्यूम, मास और काइनेटिक एनर्जी। 1 2 3 4 5 टाइम्स अप। तो ऑफ कोर्स इट इज डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी स्टैंड्स फॉर m/v। तो v क्या है? वॉल्यूम। मास क्या आपके पास में? आपके पास में जो कह सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे v का वैल्यू 1 ले लूं, m का वैल्यू 1 ले लूं, तो d इज इक्वल्स टू 1 kg बाय वॉल्यूम आपके पास में इसको हम लोग 1 kg लिख लेते हैं। एंड आपके पास में जो भी वॉल्यूम होता है उसे हम लोग बेसिकली मीटर क्यूब में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1 मीटर क्यूब।
तो इसको इस तरीके से भी आप कह सकते हो। तो उसकी डेफिनेशन क्या दोगे? तो डेफिनेशन हुई, हमने जस्ट क्या किया, हम लोगों ने यूनिट मेजरमेंट कर लिया। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने दोनों को यूनिट मान लिया कि आपके पास में जो मास और जो आपका वॉल्यूम है वो कैसा है, यूनिट है, वो एक है। ठीक है, तो एक मतलब कि आपके पास में किसी भी 1 मीटर क्यूब, एक सोचो तुम्हारे पास एक ऐसा डब्बा है जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, तो उसमें जितना मास होगा वही उसकी डेंसिटी होगी। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं दिस इज योर डेंसिटी, है ना। इसको समझ, अगर तुमको ये समझ में नहीं आया होगा, किसी को अगर डेंसिटी समझ में नहीं आ रही होगी तो कमेंट डाउन, इसको मैं कभी और फ्री फुर्सत में होकर के आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर, चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, बोथ, ह्यूमिडिटी। चलो बताओ, ये तो इजी है, अब भी सीखा हम लोगों ने कि जब भी हम किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें जो पार्टिकल्स की एनर्जी होती है उस पर कंट्रोल करना पड़ता है, एंड फॉर कंट्रोलिंग दैट टू थिंग वी नीड टेम्परेचर एंड वी नीड प्रेशर, बोथ ए एंड बी। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस, अरे यार, the process of conversion of matter from its solid states to its liquid state at a specific condition of temperature and pressure, it is called boiling point, freezing point, vaporization या melting point। अब सब लोग समझना यहाँ पर कि हमारे पास में सॉलिड स्टेट से जब हम लोग लिक्विड स्टेट पर क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो मान लो तुम्हारे पास में कोई सॉलिड है, दिस इज योर सॉलिड, और सॉलिड को तुम क्या कर रहे हो, लिक्विड में कन्वर्ट करो, दिस इज योर लिक्विड। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हारे पास में एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, प्रेशर पर। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन क्या कहलाता है आपके पास में? अरे पिघलाते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं, गलाते हैं इसको। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मेल्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो एक पर्टिकुलर जो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर हम किसी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट at a specific condition of temperature and pressure is called your melting point, है ना, पिघलाना, है ना। जैसे तुम्हारे पास में आइस थी, तुमने आइस को मेल्ट किया, है ना। तो आइस क्या है, सॉलिड स्टेट है, और वाटर क्या है, लिक्विड। तो आइस मेल्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, यस हम लोग बोलते हैं ना, और जमती भी कितने पे है, 0 पर। नेक्स्ट, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मच केल्विन? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। हाँ जी, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो प्रीवियसली जब मैंने इसका वन शॉट करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू सम स्पेसिफिक केल्विन। तो वो क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू, हम इसको मानते हैं लगभग 273.16 केल्विन के इक्वल टू। हाँ, बहुत सारे लोग इसको बाय डिफॉल्ट 273 केल्विन भी मानते हैं, बट एक्चुअल जो मेजरमेंट होता है हमारे पास में वो कितना होता है, 273.16 के इक्वल टू। ठीक है, तो यहां तक तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। तो जब भी कभी आपको डिग्री सेल्सियस टू केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास में डिग्री सेल्सियस ये वो पैरामीटर है जिससे हम हमारे इंडिया में टेम्परेचर मेजर करते हैं, एंड केल्विन जो होता है उससे हम पूरे वर्ल्ड में क्या करते हैं, टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज अप्रोक्सीमेट 0 इज इक्वल्स टू 273 केल्विन, है ना। और अगर मैं बोलूं कि 27 कितना होगा, 27 डिग्री सेल्सियस, तो आपको क्या करना है, आपको 273 में 27 ऐड अप कर देना है। आपको जो भी आंसर होगा लगभग 300 के अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आएगा, वही आपका क्या होगा, रूम टेम्परेचर है। और अगर मैंने आपसे बोला कि 100 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 273 में क्या करना है, 100 को सम अप कर देना है। कितना आंसर आएगा, 273 प्लस 100, तो ये 373, यस 373 केल्विन्स। ओके, अब यहाँ पर एक चीज थी मैम, आपने तो कहा था कि 0.16 भी होता है, बट जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो वी यूजुअली क्या करते हैं हम लोग कि 273 मान लेते हैं, बट जो एक्यूरेट वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 273.616। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ द इवोपरेशन डैश इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। तो अगर आपके पास में इवोपरेशन में हम लोग क्या कर देते हैं, डैश इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, तो क्या होगा, चलो बताओ मुझे। तो इवोपरेशन की जो रेट होती है वो क्या होगी, रिमेन सेम, हैज नो इफेक्ट, इंक्रीज और डिक्रीज। अगर तुम्हारे पास में मान लो सरफेस एरिया बढ़ा दिया मैंने, सरफेस एरिया जो है, दो सरफेस एरिया तुम्हारे पास में, ठीक है, एक सरफेस एरिया जो है वो ये है, दूसरा सरफेस एरिया जो है वो ये है, ठीक है। तो ये है तुम्हारे पास फर्स्ट सरफेस एंड ये है सेकंड सरफेस। मुझे बताओ कि किसमें सबसे तेजी से इवोपरेशन होगा, इस बर्तन में या इसमें, जल्दी बताओ। तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कोई चेंज नहीं। तो सबका आंसर मुझे पता है कि मैम इट विल बी गोइंग टू इंक्रीज, सही था ना। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस होगा उतने तेजी से आपके पास पार्टिकल जो है वो क्या होंगे भाई, जितना सरफेस ज्यादा है उतना ही क्या होगा, इवोपरेशन तेजी से होगा, है ना। और यहाँ पे सरफेस कैसा है, काफी ज्यादा कम है, सरफेस कैसा है, बहुत कम है तुम्हारे पास में। तो यहाँ पे इवोपरेशन के लिए जो खुली जगह है वो कम है, तो जितनी कम खुली जगह वहां पर क्या होगा, इवोपरेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे जितनी ज्यादा खुली जगह होगी उतना तेजी से इवोपरेशन होगा। नेक्स्ट है आपके पास में, द रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ अ लिक्विड डैश विथ राइजिंग इन टेम्परेचर। तो इवोपरेशन जो होता है आप लोगों का, मुझे ये बताइए, इवोपरेशन में क्या होता है, आपका जो भी लिक्विड होता है, तो लिक्विड वाटर है बेसिकली, तो वाटर क्या होता है, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है, बहुत धीमे धीमे। तो मुझे जल्दी से बताइए कि आपके पास में विच वन इज करेक्ट, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेट ऑफ इवोपरेशन है वो बढ़ेगा या घटेगा। चलो बताओ, डिक्रीज, रिमेन सेम, हैज नो इफेक्ट, इंक्रीज। तो ऑफ कोर्स सबको पता है द रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ अ लिक्विड डैश, आपके पास में राइजिंग टेम्परेचर। भाई जितना तेजी से तुम चीजों को गर्म करोगे, तुम्हारे पास में मान लो तुम्हारे पास गैस है, गैस में तुमने क्या किया, एक तुम्हारा गैस चूल्हे के पास में तुमको पता है दो मुंह होते हैं ना उसके, तो एक मुंह पे तुमने क्या रखा, एक बर्तन लिया, पतीला लिया, पतीले में तुमने पानी रखा, दूसरे में भी सेम उतने ही साइज का पतीला लेना है, और अब क्या किया तुमने, एक को मध्यम आंच पे कर दिया, मीडियम फ्लेम पे डाल दिया, और एक को फुल फ्लेम पे डाल दिया। मुझे बताओ किसमें सबसे पहले वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में बदल जाएगा, या किस में जो पूरा वाटर है वो पूरी तरीके से सूख जाएगा। तो आप बोलोगे मैम जिसका जो आंच तेज था, जिसका फ्लेम बहुत हायर करके रखा था, वो बहुत तेजी से वाटर को बॉईल करके सुखा देगा, लेकिन जो धीमे आंच से हो रहा था वो कम। क्यों, क्योंकि आंच बढ़ा दी, मतलब जो हीट थी हमने इंक्रीज कर दी। दैट मीन्स कि जब हमने टेम्परेचर राइज कर दिया, जो इवोपरेशन ऑफ लिक्विड है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट मीन्स हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर 4। Next question, the process of conversion of a solid directly into a gas is called sublimation, कंडेंसेशन, evaporation, melting। सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे पास सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एग्जाम्पल के लिए कपूर, कपूर है, आप लोगों ने देखा होगा, तो घरों में जब पूजा पाठ की जाती है तो कपूर हर किसी के घर में होता है। तो कपूर क्या करता है, तो बेसिकली जो आपका कपूर होता है, ठीक है, तो कपूर करता क्या है, कपूर जो होता है उसको आप खुला छोड़ दो, कपूर को खुला खुला छोड़ने के बाद आप देखना वो जो गोलियां होती है कपूर की वो दिखेगी नहीं आपको एक टाइम के बाद। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका सब्लिमेशन होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, जहां पे सॉलिड से सीधा गैस में कोई भी मैटर कन्वर्ट होता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, है ना। तो इसे हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। सेम चीज जो घर में ना एक फिनाफ्थलीन की गोलियां होती है, सब लोग देखना वो गोलियों को कपड़े में रखते हैं, व्हाइट कलर की गोलियां होती है जिसको कपड़ों में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो वो जो व्हाइट कलर की गोलियां होती है इसे हम लोग बोलते हैं कि ये भी सब्लिमेट होती है। तो उन गोलियों को रखने से क्या होगा कि जो भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है उसको एब्जॉर्ब करके वो सीधा कन्वर्ट होती है गैस में, और वो हमारे जो भी कपड़े वपड़े होते हैं उनको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करती है, उनसे स्मेल नहीं आती, सुगंध आते रहती है, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, द फिनोमेनन in which a liquid changes into a gas at any temperature below its boiling point, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन और फ्रीजिंग और कंडेंसेशन या सब्लिमेशन। तो इसे हम लोग बोलते हैं आपके पास में वेपराइजेशन। ऑफ कोर्स जब भी कोई लिक्विड क्या कर रहा है, सीधे गैस में कन्वर्ट हो रहा है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे कन्वर्ट होना मतलब कि वेपराइज होना।
है ना। इवोपरेशन पे क्या होता है, इवोपरेशन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, वो गैस में कन्वर्ट होगा। बट वेपराइजेशन में बहुत कम टेम्परेचर पे ही धीमे 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 क्या होता है, वाटर जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 0, 100, -273 डिग्री सेल्सियस एंड 373 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस हमारे पास बोला गया है द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, यानी कि ATMP पे हमसे बोला गया है वो कितना होगा, तो वो होगा आपके पास में 0 डिग्री सेल्सियस तो नहीं होगा, वो कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर हम ये कहते हैं कि टेम्परेचर अगर आपके पास में एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग कांस्टेंट मान ले, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे हैं, जो भी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसी पर बॉइल करेंगे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारा वाटर है वो बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू अ सॉलिड स्टेट। लिक्विड स्टेट टू अ सॉलिड स्टेट यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में हमसे बोला जा रहा है कि लिक्विड से सॉलिड में जाना यानी कि वो फ्रीज हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू अ सॉलिड स्टेट, जैसे कि वाटर आइस में कन्वर्ट होता है, तो वाटर को तुम क्या करते हो, फ्रीज करते हो, है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एट द टेम्परेचर जिसपे क्या होता है वाटर वो फ्रीज होता है, इसे हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मैटर रिगार्डिंग देयर अरेंजमेंट। तो they have no arrangement, wrong, they are regularly arranged, they are randomly arranged, they are closely arranged। तो हमसे बोला गया है कि what is the characteristic property of particles of matter, यानी कि कोई भी मैटर हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तो बेटा क्या होता है, बोल रहा है कि वो किस मैनर में अरेंज होते हैं, वो रैंडमली बस कुछ भी कहीं भी कुछ भी अरेंज हो जाते हैं या एक प्रॉपर वे में अरेंज होते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर होता है कि दे आर रेगुलरली अरेंज। क्यों, क्योंकि जब भी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ में जुड़ता है तो वो एक प्रॉपर पर्टिकुलर अट्रैक्शन फोर्स के साथ में जुड़ा होता है जो उसको एक प्रॉपर शेप प्रदान करता है, ठीक है। तो वो बस रैंडमली कोई भी खड़ा नहीं जाता है ना, कि रैंडमली कोई पार्टिकल यहाँ, कोई पार्टिकल वहां, कोई पार्टिकल वहां, ऐसा नहीं होगा। वो रैंडमली ना होकर के पहले प्रॉपर एक अरेंजमेंट फैलाता है, ठीक है, उसके बाद वो क्या होता है, वो सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में या गैसियस स्टेट में आपको दिखेगा। गैस का तो कोई अरेंजमेंट नहीं होता बट मैटर का होता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करती हूँ, अगर आप लोगों ने डायमंड सुना होगा, तो डायमंड को सबने देखा है, तो डायमंड ही क्यों शाइन करता है, बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक अरेंजमेंट, यानी कि डायमंड्स में भी एटम जो है वो प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं, दैट्स वाई उसमें शाइन होती है, वो चमकता है। बट सेम अगर किसी अदर मैटर की बात करूं, जैसे कि ग्रेफाइट की बात कर लूं, मैं कोयले की बात कर लूं, वो चमकते हैं क्या, नहीं चमकते। तो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिकॉज दे आर अरेंज इन अ रेगुलरली शेप्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर हैज द हाईएस्ट एनर्जी। तो हम सबको पता है किसकी एनर्जी हाईएस्ट होती है, ऑफ कोर्स गैस पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है, तभी तो भटकते रहते हैं, कभी कोई इधर जाएगा, कभी कोई उधर जाएगा, कोई उधर जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट मेक्स गैसेस इजीली कंप्रेसिबल। क्यों दब जाती है, क्योंकि पहली चीज गैस के पार्टिकल्स में बहुत गैप होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा कम होता है ना। तो लो एनर्जी तो नहीं होगा, बिल्कुल रॉन्ग। रैंडमली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेस, हाई इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, ये भी गलत, ये भी गलत। क्या सही है, सही एक ही है, लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल मतलब कि दो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा है, कोई पार्टिकल यहाँ है, कोई पार्टिकल यहाँ है, कोई इधर है, ऐसे गैस में तो अरेंज होते हैं। दैट इज द रीजन कि इनके पास में गैप ही इतना ज्यादा है कि इनको इकट्ठा करना आसान होता है ना। नेक्स्ट वन इज which state of the matter has a fixed shape and volume। तो भाई सिंपल सी बात है, किसका शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, तो ऑफ कोर्स ये कोई सॉलिड होगा। तो ये क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज
What happens to the interparticle force of attraction between the particles as the temperature increase? टेम्परेचर बढ़ने पर आपके पास में जो अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स होता है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम, डिपेंड्स ऑन द सब्सटेंस। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास में समझो, सब वापस समझो कि एक बर्तन है और बर्तन में मैंने एक डब्बे में पार्टिकल भर के रखा और बेसिकली वो पार्टिकल तुम हो। वो पार्टिकल कौन हो? वो पार्टिकल कोई और नहीं, तुम हो। तो वो डब्बे के अंदर मैंने क्या किया? टेम्परेचर राइज कर दिया। मुझे बताओ कि जब टेम्परेचर राइज होगा तो तुम्हारी हालत क्या होगी? तुम लोग एक डब्बे में बंद हो, सब लोग ऐसे पड़े हुए हो, बिल्कुल पार्टिकल्स हो तुम लोग, और तुम्हारे अंदर ना मैंने एकदम बिल्कुल नीचे से आग लगा दी और वो जल रहा है, टेम्परेचर एकदम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, हीट बढ़ रही है। क्या करोगे? भागोगे ना? अरे भाई तुम बचने की कोशिश करोगे, तुम बोलोगे अरे भाई साहब एनर्जी बढ़ रही है, भागो जल्दी से। तो वो भी तो पार्टिकल है बेचारे, तो पार्टिकल्स बेचारे क्या करेंगे? वो भी बोलेंगे नहीं भाई हमको भी जाने दो, हमारे को बचना है। तो पार्टिकल्स इज लाइक भागो, तो वो भी भागेंगे। वो क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो उनकी एनर्जी बहुत तेज बढ़ जाती है, जिसके कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है वो लो हो जाता है। दैट मीन्स कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है वो कैसा होगा? टूटने लगता है। तो यानी कि वो भी बढ़ जाएगा। यस, क्योंकि पार्टिकल्स क्या करेंगे? भागने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, क्योंकि इनके नीचे हमने क्या कर दिया है? हम लोगों ने यहाँ पर टेम्परेचर में राइज कर दिया है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the process by which a solid directly changes to a gas without going through the liquid phase is called? अगर आपके पास में कोई भी सॉलिड डायरेक्टली चेंज टू अ गैस विदाउट चेंज गोइंग थ्रू लिक्विड फेज, ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया इसे हम लोग क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ द इवापोरेशन? टेम्परेचर इफेक्ट करता है, सरफेस एरिया बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी भी क्या करता है? ह्यूमिडिटी भी इवेपोरेशन की स्पीड जो है उसको चेंज कर देता है। विंड स्पीड भी जो है वो हमारे पास में इवेपोरेशन की जो रेट होती है उसको इंक्रीज कर देता है। अब बच्चा आपके पास में ह्यूमिडिटी, वैसे तो भाई चारों सही है, बट मे बी ह्यूमिडिटी पे आप लोग टिक मार्क कर सकते हो। क्यों यार? इसका रीजन है कि ह्यूमिडिटी बढ़ने पर आपके पास में जो इवेपोरेशन होता है वो भी बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे ह्यूमिडिटी पे आप लोग टिक मार्क कर सकते हो। टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होगा, सरफेस एरिया पर भी इवेपोरेशन होगा, विंड स्पीड तेज हो जाने पर, बढ़ने पर भी इवेपोरेशन फास्ट होने लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। वैसे यार ह्यूमिडिटी पे भी आपके पास में इवेपोरेशन तेजी से स्लो हो जाता है ना, ह्यूमिडिटी पे स्लो हो जाता है, यानी कि इवेपोरेशन बहुत स्लो हो जाता है। अगर जैसे मान लो बारिश के दिन है, तो बारिश के दिनों में हम लोग क्या कहते हैं कि आपके पास में जो भी एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण जो पार्टिकल्स होते हैं वो तेजी से इवेपोरेट नहीं होते। ठीक है, तो हम लोग ह्यूमिडिटी पे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोग्रेस बाय विच अ गैस डायरेक्टली चेंजेस टू अ सॉलिड विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड फेज? सेम सब्लिमेशन, अगेन सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो गैस डायरेक्टली चेंजेस टू अ सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following substance undergoes the sublimation process? Iron, water, dry ice। तो sublimation बेटा आयरन की बात करूँ तो आयरन भी पिघलता है, मेल्ट होता है, तो आयरन सॉलिड से लिक्विड फेज में जाएगा। वाटर भी सॉलिड, आइस होता है, आइस से लिक्विड में जाता है। ठीक है, सॉल्ट भी पिघलता है, दैट मीन्स बचा कौन सा? ड्राई आइस। ड्राई आइस जो होता है वो गैस से सीधे कन्वर्ट होता है सॉलिड में, और सॉलिड से सीधे कन्वर्ट होता है गैस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, और ये है फिल इन द ब्लैंक्स, और ये आप लोगों का होमवर्क है, ये मैं नहीं करवाने वाली, ये अब आप लोग एज अ होमवर्क मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे प्रैक्टिस करके बताओगे। इतना ज्ञान दे दिया मैंने आप लोगों को, अब आपका एक जिम्मेदारी है, फर्ज है कि इन सभी के सभी जो फिल इन द ब्लैंक्स है, 5 क्वेश्चन है, इसको आप लोग करो, इसको एज अ यूनिट टेस्ट मान के चलो, और सबसे बेस्ट चीज ये रहेगी कि यार जितने तेजी से कर सकते कर लो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो आपका आज का सेशन है वो खत्म होता है। थैंक यू सो मच। आई होप कि तुमको ये जो टॉप 25 MCQ है वो पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में हेल्प किए होंगे। इसके अलावा जो भी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन टाइप्स है ना, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस, इनको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, इनको हम लोग
करेंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपसे पूछा है कि जो मोशन चैप्टर है यार, इसके बारे में मुझे बता देना, मोशन के बारे में, कि आपको इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं पहले या पहले इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस करना है, क्योंकि मुझे पता चला है आप लोगों के यूनिट टेस्ट है इस मंथ के लास्ट तक के। दैट्स वाई आई एम आस्किंग कि मोशन के न्यूमेरिकल्स या फिर जस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक के आपकी जो कक्षा थी इसको हम लोग समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, और आपका प्यार ऐसे ही बरसाते रहिएगा।